नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व में कृषि के प्रकार के बारे में, जो रीट मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। क्योंकि पिछली बार यहाँ से इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। भूगोल के 12 क्वेश्चन आए थे, उनमें से 3 क्वेश्चन है वो कृषि के, विश्व में कृषि से संबंधित पूछे गए थे। तो आज मैं उनके आपके लिए शॉर्ट नोट्स हैं वो आपके साथ है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मात्र 15-20 मिनट के अंदर है हम विश्व में कृषि के प्रकार के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और सरल भी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्टकट में नोट्स बना के लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैंने जो भूगोल के हैं वो 7-8 टॉपिक है वो उनके भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो है वो देख सकते हैं। और हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व में कृषि के प्रकार के बारे में बात करते हैं। मतलब विश्व में कृषि पर निर्भर लोग कितने हैं? 50% है। विश्व की बात हो रही है, यहाँ पर आप राजस्थान भारत वगैरह मत कर देना। यहाँ पर विश्व में कृषि के प्रकार की बात हो रही है। मतलब विश्व में कृषि पर निर्भर लोग कितने हैं? मतलब 50% लोग हैं, हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन वो कृषि पर निर्भर है। अगर भारत की बात करें तो 66%, यहाँ 2/3 लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है। अगर विश्व की बात करें तो 50% लोग हैं, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में 66% लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है। अब बात करते हैं कृषि के प्रकारों के बारे में। तो नंबर 1 आता है स्थानांतरित कृषि। तो दोस्तों, मैं 6-7 प्रकार है वो आपके साथ है बता देता हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं। टाइम लगा था लेकिन कंटेंट A1 है। अंतिम समय में आपके रिवीजन के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कंटेंट लेकर आया हूँ आपके साथ। और इसके साथ साथ में जो पिछली बार रीट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं लेके आया हूँ इसके साथ ही। मतलब कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा भी रीट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसका अलग से मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, स्थानांतरित कृषि, और स्थानांतरित कृषि को ही हम कहते हैं आदिकालीन निर्वहन कृषि। इसी को ही हम कहते हैं कर्तन दहन कृषि, और इसी कृषि को ही हम कहते हैं बुश फैलो कृषि। और इस कृषि को ही हम स्लेश बर्न कृषि, और इसी कृषि को हम कहते हैं झूम चक्र कृषि। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4-5 नाम देकर ही पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का प्रकार नहीं है, या नाम नहीं है, उपनाम नहीं है। जो भी आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना। मतलब स्थानांतरित कृषि के उपनाम बहुत सारे, मतलब जैसे आदिकालीन निर्वाह कृषि, कर्तन दहन कृषि, बुश फैलो कृषि, स्लेश बर्न कृषि या झूम चक्र कृषि। तो दोस्तों, इस कृषि के बारे में बात करें, मतलब यह कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। जैसे मतलब भूमध्य रेखा के पास पास है वो स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो क्वेश्चन आएगा, स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है? मतलब यह कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। मतलब स्थानांतरित कृषि कहाँ पर की जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। कहाँ पर की जाती है? जैसे मध्य अफ्रीका है, दक्षिण व मध्य अमेरिका है, दक्षिण एशिया है व दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर ये की जाती है। और पिछली बार जो रीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था वो यहाँ से आया था। मतलब स्थानांतरित कृषि कौन सी नदी बेसिन के पास की जाती है? जैसे कांगो नदी बेसिन के पास की जाती है। नदी बेसिन कौन सी है? कांगो नदी बेसिन है। स्थानांतरित कृषि कांगो नदी बेसिन। उपज, तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? जैसे मतलब खाद्यान्न फसलें, मतलब चावल है, मोटे अनाज है, बाजरा है, मक्का है, आदि फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं। खाद्यान्न मतलब फसलें, चावल, मोटे अनाज, बाजरा, मक्का आदि। और विशेषता, स्थानांतरित कृषि की क्या क्या विशेषता है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मतलब जनसंख्या जमाव कम पाया जाता है। मतलब स्थानांतरित कृषि में जनसंख्या जमाव कम पाया जाता है। अब कम क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये पहाड़ों के आसपास की जाती है, वो हमने पहले पढ़ लिया था। मतलब पर्वत और पहाड़ों पर यह कृषि की जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का जमाव है वो काफ़ी कम पाया जाता है। मानव श्रम की अधिकता, तो यहाँ पर मानव श्रम की अधिकता वैसे ज़्यादा होनी है क्योंकि ये पहाड़ों में की जाती हैं, तो इस यहाँ पर मानव श्रम की अधिकता है। तकनीकी मशीनीकरण की कमी, यहाँ पर तकनीकी व मशीनीकरण की कमी पाई जाती है क्योंकि इतने विकसित अवस्था में यहाँ पर तकनीकी नहीं है। कृषि जोत का आकार छोटा है। प्रति हेक्टर व प्रति व्यक्ति उत्पादन दोनों कम है। मतलब प्रति हेक्टर मतलब जितनी जगह होती है उसको हेक्टर बोलते हैं, मतलब उतनी हेक्टर के अंदर भी कम होती हैं। और प्रति व्यक्ति मतलब वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उससे भी उत्पादन वहाँ पर कम होता है। लंबी अवधि है, तो प्रति भूमि छोड़ना, मतलब स्थानांतरित कृषि के अंदर है वो एक बार वहाँ पर कृषि करने के बाद वो 2-4 साल के लिए वहाँ जमीन को खाली छोड़ देते हैं, वहाँ पर कृषि नहीं करते हैं। अब बात करते हैं स्थानांतरित कृषि के जो अलग अलग जगह इनके अलग अलग नामों के से पुकारा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनना आराम से बन सकता है ऐसे लग रहा है। मतलब क्योंकि यहाँ स्थानांतरित अलग अलग आपको 4-5 नाम दे देंगे और फिर यहाँ का आपको बोलेंगे मतलब यहाँ से मिलान करो। तो आपको थोड़ा सा मैंने 10-15 में नाम लिखा है आपके साथ। बढ़िया बढ़िया नाम है जो सीधे डायरेक्ट
आपको पूछ जाते हैं वही नाम है, फालतू के इधर उधर यहाँ पर कचरा मैंने कंटेंट के अंदर ऐड नहीं किया है। आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए गए, वहाँ पर आप मैसेज करके सारी वीडियो है वो प्राप्त कर सकते हो एक साथ। आगे बात करते हैं मतलब कृषि के नाम। जैसे भारत के अंदर इसको स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि कहते हैं, मतलब भारत के अंदर स्थानांतरित कृषि का नाम है जूमिंग कृषि। श्रीलंका में इसे चेन्या कहते हैं, ब्राजील के अंदर इसे रोका कहते हैं, वेनेजुएला का इसे कोनुका कहते हैं, वियतनाम के अंदर इसे रे कहते हैं, थाईलैंड के अंदर इसे तमराई कहते हैं, सूडान के अंदर नगाशु कहते हैं, मेडागास्कर के अंदर इसे टाबी कहते हैं, मलेशिया के अंदर इसे लद्दाख कहते हैं, मेक्सिको के अंदर मिल्पा कहते हैं और म्यांमार के अंदर टोंगा कहते हैं। इंडोनेशिया के अंदर कुम्हा कहते हैं, कांगो के अंदर मसोले कहते हैं, फिलीपींस के अंदर केगिन कहते हैं, यूरोप के अंदर स्वीडेनी कहते हैं, हिमालय के अंदर खिल कहते हैं, मतलब हिमालय के अंदर फूल खिल गए, इसी प्रकार आप याद कर सकते हो। उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर इसे जूमिंग कृषि कहते हैं, मेघालय के अंदर बोगमा कहते हैं, मणिपुर के अंदर इसे पामलू कहते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर इसे दिप्पा कहते हैं, एमपी के अंदर इसे वेबर या दैया कहते हैं, उड़ीसा के अंदर इसे कोमान, बारिंग या पामा डाबी भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, आप थोड़ा सा देख लेना, एक बार से नहीं याद होता तो एक दो बार और वीडियो को आप रोक कर बीच में पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं चलवासी कृषि के। तो चलवासी कृषि किसे कहते हैं, मतलब क्षेत्र शुष्क व अशुष्क प्रदेशों में कृषि की जाती है, इनका व्यवसाय पशुचारण होता है। चलवासी मतलब ये एक बार यहाँ रहते हैं और थोड़े दिन के बाद कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब इसे हम चलवासी पशुचारण कहते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय होता है वो पशुचारण ही होता है। चलवासी पशुचारण कृषि कहाँ पर की जाती है, तो ये मध्य अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी एशिया के अंदर यह कृषि की जाती है। आगे बात आती है गहन निर्वाह कृषि। यहाँ से पिछली बार रीट के अंदर वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहीं से पूछा गया था और मैंने नोट्स के अंदर ऐड भी कर रखा है। जो रीट के अंदर 12 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार और सारे के सारे क्वेश्चन है मेरे नोट्स के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप एक बार इनको जरूर पढ़ना क्योंकि आपके अंतिम समय में रामबाण साबित होने वाले हैं। आगे बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि भारत के अंदर की जाती है, मतलब भारत के अंदर कौन सी कृषि की जाती है, मतलब गहन निर्वाह कृषि। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा वो विशेषता पे डिपेंड करके आएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। क्योंकि गाइडों के अंदर अपन पढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारा मैटर दिया हुआ है, वो किसी भी काम का नहीं, अपन को कुछ समझ में भी नहीं आता है, मतलब क्या लिख रखा है क्या नहीं लिख रहा है। एक लाइन कहीं से दे रखे हैं तो एक लाइन की मैंने आपको एकदम क्रम वाइज दे रखा है, तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। और आपको कैसा लग रहा है कंटेंट कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। गहन निर्वाह कृषि भारत के अंदर की जाती है। विशेषता सघन जनसंख्या जमा वाले देश क्षेत्रों में, तो मतलब गहन है तो मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर की जाती है। जैसे भारत है, चीन में, वो इस प्रकार की कृषि यहाँ पर की जाती है। भूमि की उपलब्धता कर, यहाँ पर भूमि की उपलब्धता है वो कम है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर भूमि की उपलब्धता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आपको थोड़ा सा समझ में आधारित ज़्यादा है, आपको थोड़ा एक बार समझ गए ना तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस है वो बहुत ही कम रहेगा। आगे प्रति हेक्टर की उत्पादकता की अधिकता, मतलब प्रति हेक्टर की उत्पादकता का मतलब ये हुआ कि जितना क्षेत्र है उसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आप ऐसे मत करना प्रति व्यक्ति की, देखो प्रति हेक्टर की उत्पादन की अधिकता है लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो फिर प्रति हेक्टर है वो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो कम होगा, लेकिन प्रति हेक्टर है उत्पादन उसकी तो अधिकता है क्योंकि उपजाऊ क्षेत्र है। लेकिन प्रति व्यक्ति मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो इसलिए इसका कम है। आगे बात करते हैं खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, इसको पूर्वाच्य कृषि भी कहते हैं। मानव शरीर का अधिक उपयोग, मतलब यहाँ पर इंसान है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम करते हैं, मशीनीकरण का उपयोग यहाँ पर कम किया जाता है। क्षेत्र कौन कौन से, पिछली बार वो क्षेत्र से पूछा गया था, मतलब गहन कृषि के बारे में। मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, चीन, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और लाओस के अंदर है कौन सी कृषि की जाती है, गहन निर्वाह कृषि की जाती है। यहाँ पर नदी कौन सी है, इरावती नदी, मिकांग नदी, हवांगो नदी, यांग टिशियांग आदि। आगे बात करते हैं रोपण कृषि के बारे में। रोपण कृषि या वाणिज्यिक बागवानी कृषि के बारे में बात करते हैं। इस कृषि के लिए अधिक तापमान व अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, मतलब रोपण कृषि, और इसी को हम कहते हैं वाणिज्यिक बागवानी कृषि। इस कृषि के लिए अधिक तापमान व अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इस कृषि की मेन विशेषता यही है कि कौन सी कृषि में अधिक तापमान व अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है तो वह रोपण कृषि होती है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती हैं। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, मतलब रोपण कृषि है तो इनका मेन उद्देश्य लाभ कमाने होते हैं। रोपण कृषि के अंदर जैसे कपास कृषि आती है
तो इनका मेन उद्देश्य वो लाभ कमाना ही होता है, ये किसी भी प्रकार के और इसका काम नहीं होता है, क्योंकि इस कृषि का उद्देश्य ही मेन मकसद ये है कि लाभ कमाने के लिए कृषि की जाती है। यह कृषि औपनिवेशिक काल में शुरू हुई थी, मतलब एकमात्र कृषि है जो औपनिवेशिक काल के अंदर शुरू हुई थी, वो कौन से रोपण कृषि है। इसकी विशेषता की बात करते हैं, मतलब बड़े आकार के खेत होते हैं, एक फसल की प्रधानता होती है, मतलब जो फसल बो दी है तो फिर वही बोई जाएगी। श्रम प्रधान होते हैं, मतलब इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। पूंजी प्रधान होती है, मतलब पूंजी बहुत ज़्यादा लगती है। उस तकनीकी व प्रबंधन होता है, मतलब तकनीकी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। विकसित परिवहन होता है, क्योंकि विकसित परिवहन नहीं होगा तो यह रोपण कृषि है वो सड़ गल जाएगी, फिर ये किसी काम की नहीं रहेगी। विस्तृत बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, श्रमिकों व प्रबंधक हेतु रहने की आवास की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यहाँ से भी पिछली बार मुख्य फसलों के अंदर से रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ के अंदर हम बात करने वाले मतलब कहाँ से किस प्रकार पूछा गया मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया था चाय, कॉफी, रबड़, नारियल, कपास, गन्ना, केले एवं कोको, ये यहाँ पर मुख्य फसलें हैं। रोपण कृषि की मुख्य फसलें कौन कौन सी है। चाय एक रोपण कृषि है, कॉफी, रबड़, नारियल, कपास, गन्ना, केले, ये सभी रोपण कृषि की जाती हैं, रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्षेत्र कहाँ पर की जाती है, जैसे अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, दक्षिण एशिया है, दक्षिणी पूर्व एशिया है, भारत व श्रीलंका। भारत व श्रीलंका के अंदर चाय और कॉफी की कृषि की जाती है। पेरू, वेनेजुला, क्यूबा, इंडोनेशिया गन्ना की कृषि की जाती है। गन्ना के बागानों को लोतुफूलिया भी कहते हैं। इंडोनेशिया या मलेशिया के अंदर रबड़ की कृषि की जाती है। पश्चिमी द्वीप, इक्वाडोर और मध्य अमेरिका के अंदर केला की कृषि की जाती है और फिलीपाइंस के अंदर नारियल की कृषि की जाती है। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें यह पूछा गया था मतलब कौन सी कृषि कहाँ पर की जाती है, मिलान का क्वेश्चन था, मतलब इसको इधर उधर मिलान करके दे दिया था, लेकिन मैंने आपको एकदम क्रम वाइज लिख दिया। मतलब भारत है और श्रीलंका के अंदर चाय और कॉफी की जाती है, मध्य अमेरिका के अंदर केला किया जाता है और मलेशिया के अंदर रबड़ की खेती की जाती है, फिलीपाइंस के अंदर नारियल की कृषि की जाती है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया गया है। आगे बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में। मतलब यह कृषि दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि हैं वो दोनों गोलार्धों के 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य की जाती हैं। इसकी विशेषता कि शीतकाल में वर्षा व ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। दोस्तों एक चीज़ आप नोट कर लेना, मेन कृषि इस कृषि की विशेषता के मतलब आपको प्रश्न ऐसे आ जाएगा कौन सी कृषि है जिसमें शीतकाल में वर्षा व ग्रीष्मकाल शुष्क रहते हैं, तो वह भूमध्य सागरीय कृषि है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस बार, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। भूमध्य सागरीय कृषि इसकी विशेषता कि शीतकाल में वर्षा व ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। यहाँ पर रसदार खट्टे फलों की कृषि की जाती है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों लाइनें, क्योंकि यहाँ पर रसदार खट्टे फलों की कृषि की जाती है, जैसे अंगूर है, अंजीर है, जैतून है, नींबू है, संतरा आदि की कृषि कहाँ पर की जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि के अंदर की जाती हैं। जैसे क्षेत्र ये कहाँ कहाँ पर की, जैसे एशिया, अफ्रीका व यूरोप के भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश जैसे रोन, पो व एब्रो नदी बेसिन के अंदर यह कृषि की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि कहाँ पर की जाती है, जैसे एशिया है, अफ्रीका है व यूरोप के भूमध्य सागरीय तटीय प्रदेश जैसे रोन, पो व एब्रो नदी बेसिन के अंदर की जाती है। और कहाँ पर की जाती, और ये कैलिफोर्निया नदी, सांताना नदी बेसिन के अंदर भी की जाती हैं। मध्य चिली, मेपो नदी बेसिन के अंदर भी की जाती हैं। अफ्रीका ऑरेंज नदी बेसिन के अंदर भी की जाती हैं। आगे बात करते हैं व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि। मतलब व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि को सूटकेस कृषि भी कहते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा अन्न का उत्पादन होता है तो व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि के अंदर ही होता है, तो इसलिए इसको सूटकेस कृषि भी कहते हैं। ये कहाँ पर की, मध्य अक्षांशों के घास के मैदानों में कृषि की जाती है। दोस्तों ध्यान रखना कि यह कृषि है वो मध्य अक्षांशों के घास के मैदानों में कृषि की जाती है। एक फसल विशेष पर ध्यान दिया जाता है, विश्व का खाद्यान्न भंडार कहलाता है। कौन सा कृषि उत्पादन है वो विश्व का खाद्यान्न भंडार कहलाता है, मतलब व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि। इसमें कृषि जोत का आकार बड़ा व प्रति हेक्टर उत्पादन कम होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर कृषि जोत का आकार बड़ा व प्रति हेक्टर उत्पादन कम, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी कम पाई जाती है। यहाँ पर जनसंख्या कम रहती है, इसलिए यहाँ पर कृषि जोत है, कृषि का उत्पादन है वो ज़्यादा किया जाता है।
कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, ये बात रही। देखो कम जनसंख्या क्षेत्रों में कृषि की जाती है। मिट्टी कौन सी, यहाँ पर काली चरणोजम मिट्टी में कृषि की जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में कृषि की जाती है। कौन कौन सी है वो शीतोष्ण कृषि के घास के मैदान की बात करते हैं। प्रेयरी, प्रेयरी को हम विश्व की रोटी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन होता है वो प्रेयरी मैदान के अंदर ही होता है। और प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के अंदर है। नदी मिसिसिपी मिसौरी बेसिन है। वेल्ड दक्षिण अमेरिका के अंदर है। स्टेपी मध्य एशिया के अंदर है। पेम्पास अर्जेंटीना के अंदर है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, मतलब मरे डार्लिंग बेसिन। पुछताछ हंगरी के अंदर। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के अंदर। पिछली बार ये क्वेश्चन है पूछ लिया गया था, मतलब कौन सा मैदान कहाँ पर है, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये देखो रीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से, जैसे प्रेयरी कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। वेल्ड दक्षिण अमेरिका के अंदर है। स्टेपी मध्य एशिया के अंदर है। पेम्पास अर्जेंटीना के अंदर है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। पुछताछ हंगरी के अंदर है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के अंदर है। तो दोस्तों आपको बराबर आपके हैं वो क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें किस चीज़ की सुधार करने की आवश्यकता है वो भी आप अपनी राय जरूर दें। आगे बात करते हैं मिश्रित कृषि के बारे में। कृषि व पशुपालन साथ साथ अर्धशुष्क व उपादर क्षेत्र जैसे पश्चिमी एशिया, मध्य अफ्रीका, ध्रुवीय क्षेत्र, यूएसए मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, मतलब कौन सा क्षेत्र है वो मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए देश है जो मांस उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं व्यापारिक डेयरी कृषि के बारे में। तो दोस्तों ये दो कृषि और बची है, तो सीधे नाम से आप समझ सकते हो। जैसे व्यापारिक डेयरी कृषि, मतलब यह कृषि नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों के समीप की जाती है। दुधारू पशुओं का पालन, चारे की विशेष व्यवस्था की जाती है यहाँ पर। यह कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में होती है। क्षेत्र जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यूएसए का दक्षिणी पूर्वी भाग, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा तिस्मानिया के अंदर यह कृषि की जाती है। और आज की हमारी अंतिम कृषि है, और इसी के साथ हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। 9 नंबर कृषि है वो है ट्रक फार्मिंग या विशिष्ट बागवानी कृषि। इसमें शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे फल फूल सब्जियां, यह कृषि विकसित तथा बड़े नगरों के पास की जाती है, जैसे यूरोप, अमेरिका, जापान के अंदर यह कृषि की जाती है। मतलब आप नाम से समझ गए मेरे हिसाब से, मतलब ट्रक फार्मिंग मतलब ऐसी कृषि है जिसको जल्दी से उत्पादन किया जाता है और जल्दी से जल्दी उसको मंडी के अंदर पहुंचाया जाता है। नहीं तो वो अगर कुछ दिन के लिए अगर यहाँ घर पे ही रखी गई तो ये कृषि है वो फसल खराब हो सकती है, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कृषि नाम दिया गया। इसमें शीघ्र खराब होने वाली, तो यहाँ पर मतलब ये फसलें वो जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए इन वस्तुओं को जल्दी से जल्दी बाजारों के अंदर पहुंचाया जाता है। इसलिए यहाँ पर बड़े नगरों की आवश्यकता, जहाँ पर बड़े नगर है वहाँ पर ये कृषि की जाती है। ऐसे नहीं है जहाँ पर जैसे देश विकसित देश नहीं है वहाँ पर ऐसी कृषि नहीं की जाती है। कहाँ कहाँ पर की जाती है, यूरोप, अमेरिका और जापान के अंदर ये कृषि की जाती है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। मतलब कौन सा क्षेत्र है जो पुष्प उत्पादन में अपना विशिष्ट योगदान या स्थान रखता है, वो नीदरलैंड है। आप अमेरिका मत कर देना दोस्तों, इसलिए मैंने अलग से एक नोट लगा के लिखा है, नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। आगे बात करते हैं कृषि के विशिष्ट प्रकार। जैसे एग्रीकल्चर कृषि को कहते हैं, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन को कहते हैं, हार्टिकल्चर उद्यान कृषि को कहते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं, पिशिकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं, विटिकल्चर अंगूर उत्पादन को कहते हैं, वर्मीकल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं। और अंतिम दो नोट लगा के मैंने लिखा है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, उन्हीं के मैं PYQ के माध्यम से आपके साथ ये क्वेश्चन ऐड किए थे मैंने। मतलब समुद्री शैवाल कृषि जन्मदाता देश कौन सा है, जापान। मतलब अपन जलयान के माध्यम से जो देश विकसित देश है वही समुद्री शैवाल के लिए जन्मदाता देश होगा, जैसे जापान है वो जलयान के में विकसित अवस्था में अपना योगदान रखता है। सामूहिक कृषि की शुरुआत किस देश ने की थी, मतलब सामूहिक शुरुआत की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी, ये सोवियत संघ से शुरुआत हुई थी सामूहिक कृषि के बारे में। दोस्तों अब ये हमारा कृषि वाला टॉपिक है, विश्व में कृषि के प्रकार वाला, ये तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा विश्व में उद्योग के बारे में। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा और नेक्स्ट हमें क्या यहाँ कौन सा टॉपिक लेके आना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम वही टॉपिक आपके साथ लेके आएंगे। और एक बार मैं आपको और बता दूं, और अगला टॉपिक यहाँ तो फिर हम रखेंगे कि संसार में वनस्पति के बारे में।
जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ कि कल है, यहाँ तो फिर यही रखेंगे कि संसार की प्रमुख वनस्पति एवं वन्य जीव, ये टॉपिक रख लेते हैं। उसके बाद है वो जो हम आपका उद्योग वाला टॉपिक लेके आ जाएंगे।